अच्छा, अब ये नज़र आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी सर। अब हमने ये जो वेब पेज हमने बना तो लिया है ये एप्लीकेशन, लेकिन अब इसमें ये जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का, इसको हम जो डाटा जब फिल करते हैं और हम जो रजिस्टर का बटन दबाते हैं तो हमारा डाटा जो है वो कहीं पे जाता नहीं है। ऐसे ही होता है ना? हेलो, जी सर। आवाज़ आ रही मेरी? मैं कह रहा हूँ कि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, लेकिन इसका डाटा जो है वो कहीं पे जा नहीं रहा, स्टोर नहीं हो रहा। हमारा तो यही मकसद है कि हम ये कोई भी यूज़र आए जब इस साइट पे, वो यहाँ से जब कंट्री सेलेक्ट करे, सिटी सेलेक्ट करे और ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करे और सर्च करे, तो उसको जो ब्लड ग्रुप उसने सर्च किया है इस स्टेट, इस सिटी के अंदर, तो उसे वो मिले। और वो कहाँ से मिलेगा? जो डोनर रजिस्टर होंगे इस फॉर्म के थ्रू। और जब कोई डोनर रजिस्टर होता है तो उसका डाटा कहाँ सेव हो जाता है। ठीक है ना? जी। लेकिन हमने अब इसका एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना है कि डाटा सेव हो सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए एक डाटाबेस बनानी पड़ेगी और इसके पीछे एक टेबल बनाना पड़ेगा। और वो हमने बनाना है किसमें? जैब में जाके। सबसे पहले जनरल हम इसको देखते हैं कि हम ये टेबल्स होते क्या हैं और ये क्या पर्पस करते हैं। अब जैसे इसको छोड़ो, अब ये मतलब कि वेबसाइट की एग्जांपल को छोड़ के रियल वर्ल्ड की एग्जांपल ले लो, जिस तरह आप मैनुअल की एग्जांपल ले लो। बल्कि क्या आप लोगों ने एक ही रजिस्टर पे बनाया हुआ है, जिस तरह अब सोचो कि अब जैसे ये नहीं है वेबसाइट या कोई कंप्यूटर्स वगैरह नहीं है, तो मैनुअल किस तरह से काम होगा? कि हमने एक ऑफिस बनाया, वहाँ पे हमारे पास आया डोनर एक, उसने आके अपनी इन्फॉर्मेशन लिखवानी है हमें, जिस तरह फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा कुछ जो है हम उसका इसको नोट करेंगे। तो हम नोट किस तरह से हम करेंगे? हम सीक्वेंस एक बनाएंगे ना, कि हमारे पास जब कोई आता है तो हम उसका सारा बायोडाटा जब लिखते हैं अपने पास, ताकि हम दोबारा कल को उसे ढूंढ सकें। तो हम वो कैसे करेंगे? जैसे अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ करके। अब हमने फ़र्ज़ करो ये हमारे पास पेज है, ठीक है। हम पेज के ऊपर क्या करेंगे कि हम इसका कॉलम्स और रोज़ बना लेंगे। ये हेडिंग, इसकी हेडिंग होगी। हम इस तरह कॉलम बना लेंगे। पहली कॉलम जो होगी सीरियल नंबर की होगी, SR की, ठीक है। उसके बाद दूसरी, नजर नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा? नहीं सर। अभी हमने एक रजिस्टर के ऊपर हम ये ड्रा कर रहे हैं कॉलम्स और रोज़। है ये थोड़ा सा रफ, लेकिन समझ आ रहा है ना? जी सर। दूसरी कॉलम हम, जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम की कॉलम हम बना लेंगे। ये F और N में कर देता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे जगह वैसे थोड़ी। ये लास्ट नेम की कॉलम हो जाएगी। इसी तरह हम सारी कॉलम्स बना लेंगे यहाँ पे। जितनी भी यहाँ पे फील्ड्स हैं ना, उतनी हमने वहाँ पे उतने हमने यहाँ पे कॉलम, यानी मैनुअल सिस्टम है हमारे पास। कोई आया तो हमने सीरियल नंबर है, मतलब यानी कि पहला हमने डाटा लिखते हैं तो 1 हमने लिख लिया सीरियल नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिख के हमने अपने पास लिख के रख लिया रजिस्टर में। उसके बाद जब दोबारा कोई हम नया रिकॉर्ड इसमें एंटर करने लगे या लिखेंगे, तो हम दूसरी रो बना के उसमें सीरियल नंबर 2 लिख लेंगे, या जो भी सीरियल नंबर हमने अपने पास रखने होंगे। तो इसी तरह 3, 4, 5, 6। और ये सीरियल नंबर हम क्यों लिख रहे हैं? एक्सेस करने के लिए। तो हाँ, इसी वजह से कि कल को जब हमने इस रजिस्टर में देखना हो कि कौन सा डाटा कहाँ पर मिलेगा, ये रेफरेंस देने के लिए है। हाँ, ताकि हम इसके रेफरेंस से इसको ढूंढ सकें कि ये वाला रिकॉर्ड जो है ये इस सीरियल नंबर, यानी कि अगर 1, 2, 3 है, यानी कि 50 आता है तो हम कह सकेंगे कि ये अगर हमारे पास 1000 के करीब सीरियल नंबर है तो 50 जो है बहुत शुरू में होगा। इसमें भी आसानी करेगा हमारे लिए।
तो ये मैनुअल सिस्टम में इस तरह से होता है। इसी तरह से ऑनलाइन सिस्टम में भी होता है। जैसे हमने ये हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म का एक वे है जिसके थ्रू हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं यूज़र से। यहाँ पर तो हम खुद से पेंसिल से लिखते हैं ना रजिस्टर के ऊपर। ऑनलाइन हम ये वेबसाइट के थ्रू क्या करेंगे, फॉर्म के थ्रू हम ये वही फील्ड्स हमने दे दी यूज़र को, इसमें एंटर करें डाटा, और इसी तरह से हम टेबल डाटाबेस में बनाते हैं जिस तरह से कॉलम्स हैं, हेडिंग्स वगैरह उनकी दे के, और उन्हीं कॉलम्स के अंदर डाटा इंसर्ट होता है। इसी तरह सीरियल नंबर वगैरह जो हैं वो आईडीज़ उनकी आती जाती हैं जैसे जैसे रिकॉर्ड आते हैं। ठीक है, जी सर। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक टेबल क्रिएट करना है, डाटाबेस बनानी है और उसमें टेबल क्रिएट करना है, उसमें वही फील्ड्स बनानी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं हमें। ठीक है, जैम करो किया हुआ है ना, उसमें बस इन दोनों का स्टार्ट करना है हमने, MySQL और अपाची सर्वर। इसके बाद यहाँ पे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन हमने लिखना है। सर दोबारा बता दें। जैम को जब चलाओगे ना तो ये यहाँ पे स्टार्ट करना है, पहले सबसे पहले अपाची सर्वर जो है उसे स्टार्ट करना है, फिर MySQL सर्वर जो ये डाटाबेस की है उसे स्टार्ट करना है। जब स्टार्ट कर लोगे तो फिर ये ब्राउज़र पे जाके लिखना है लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। ये भी ओपन हो रहा है। ठीक है, मेरे पास लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, यहाँ पर भी ये देखो ना, इस पर भी अगर क्लिक करोगे तब भी खुल जाएगा, लेकिन ये ब्राउज़र पे जाके ये लिखना है तभी हम ओपन कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर डाटाबेस की नज़र आ रही हैं, काफ़ी सारी बनी है, लेकिन आप लोगों की तो खाली होगा, एम्प्टी होगी। यहाँ पे हम क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद डाटाबेस नेम ये पूछ रहे हैं, यानी जो डाटाबेस बनानी है उसका नाम क्या रखना है। ये तो अभी ब्लड बैंक के नाम से पहले से मौजूद है, ब्लड के नाम से मौजूद है। हम ब्लड DD के नाम से बना देते हैं। क्रिएट करना है, ये लिस्ट भी आ रही है जो डाटाबेसेस पहले बनी हुई हैं। ये हम यहाँ से जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डाटाबेस क्रिएट हो जाएगी। अब क्रिएट होगी डाटाबेस, ये देखो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखें, इसको कॉपी करके यहाँ पे सर्च लिखें तो सिर्फ यही डाटाबेस हमें नज़र आएगी अब। ठीक है, जब क्रिएट किया, अब इसमें कोई टेबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई लिस्ट आ नहीं रही। तो पहला टेबल हमने क्रिएट करना है, और टेबल हमने किस नाम का क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशंस के नाम का। जो रजिस्ट्रेशंस हम कर रहे हैं ना उस नाम का हमने टेबल क्रिएट करना है ताकि उसमें रिकॉर्ड एंटर कर सकें। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम यहाँ से देख लेते हैं कितनी फील्ड्स हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फील्ड्स हैं। ठीक है, और 14 हमने यहाँ पे रखनी है क्योंकि एक आईडी की भी होती है। हम इसको 14 दे देते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 14 है। गो करते हैं, ये उसने क्रिएट कर दी है। सबसे पहली कॉलम जो हमें आईडी रखनी है। ठीक है, यानी डोनर आईडी है, जो भी हम इसका नाम रखना चाहें, और उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी क्योंकि इसमें नंबर स्टोर होने हैं, और ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी। AI का मतलब कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी, एक नई ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट हो जाया करेगा 1 2 3 जब इसमें नंबर, यानी कि जब रिकॉर्ड इसमें नया एंटर होगा। अब गो करना है तो ये क्रिएट होगी। उसके बाद पहली फील्ड है फर्स्ट नेम की।
ठीक है। और फर्स्ट नेम की जो फील्ड है इसमें स्ट्रिंग स्टोर होनी, यानी कि इसमें करैक्टर्स भी स्टोर होने, इसमें किसी टाइप का भी डाटा स्टोर हो सकता है। हमने वो डाटा टाइप इसकी रखनी है, यानी varchar। इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशल करैक्टर्स भी स्टोर हो जाते हैं, इसमें नंबर्स भी स्टोर हो जाते हैं, इसमें करैक्टर्स भी स्टोर हो जाते हैं। तो हमने क्या अब इसका साइज़ देना है, मैंने 50 करैक्टर्स तक साइज़ दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट नेम की कॉलम। ये सारे कॉलम्स के नाम देने हैं, जैसे ये है ना हेडिंग्स, ये हेडिंग्स वही देनी है जो हम जिस रजिस्टर पे लिख रहे होते तो हम बनाते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं, लास्ट नेम varchar, आगे 50 और ईमेल varchar 50। देखते जाना है कितने हमें कॉलम किस कौन कौन से नाम हमें चाहिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फिर कौन डाटा ज़्यादा नहीं लगेगा, जगह ज़्यादा जाएगी। आपको 1050 जगह ज़्यादा जाया हो। हाँ, इसकी 50 नहीं रखनी, इसकी तो ईमेल हाँ कम भी दे सकते हैं, इसकी 20 कर देते हैं मैक्सिमम। 50 नाम वैसे इतना लंबा होता नहीं, इसको चलो कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं। ईमेल पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसकी varchar में मैंने रखनी, इस वजह से कि नंबर्स में कोई स्पेशल करैक्टर कई दफ़ा आ जाता है, यानी कि प्लस माइनस हो गया, प्लस आ जाता होता है, लोग कई दफ़ा एंटर करते हैं +92 के साथ भी, तो इसलिए हमने varchar लिख दिया। और इसका साइज़ भी ज़्यादा रखना है, 30 तक, इसको 20 करैक्टर्स तक दे देते हैं, क्योंकि अगर बाहर का कोई नंबर होगा तो वो ज़्यादा भी हो सकता है बड़ा। उसके बाद पासवर्ड, इसके बाद पासवर्ड की फील्ड होगी। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड की नहीं बनानी, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, हाँ क्योंकि मेल फीमेल इसमें स्टोर होना ना, डेट ऑफ बर्थ, DOB, कम का ज़्यादा मसला हो जाता है, ज़्यादा का इतना इशू नहीं होता। कम में ये है कि अगर ज़्यादा करैक्टर्स हो गए तो उसमें वो बाकी करैक्टर्स कट जाते हैं, फिर स्टोर ही नहीं होते, डाटा एंटर हो जाता है पर करैक्टर्स पूरे नहीं आते आगे। डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, स्टेटस, स्टेट, सिटी, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, ये तो इतने ज़्यादा डिजिट्स के लिए चाहिए भी नहीं है। ब्लड ग्रुप के लिए मैक्सिमम हमें 3 करैक्टर्स ही चाहिए, और कर देते हैं फिर भी। मैंने भी बनाया ही नहीं। इतनी देर में होने वाला ये तो हमें मैंने ऑर्डर था फुल बता ना। फिर कौन सी मिसिंग करती है हमने, स्टेटस, इधर ही गए किचन में। एड्रेस के लिए हम ज़्यादा दे देते हैं,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद पासवर्ड है, फिर जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, स्टेटस, स्टेट, सिटी, एड्रेस, और एक होगी यहाँ पे जब इसमें ये रिकॉर्ड पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड की नहीं देते होते, वो हमने सिर्फ फ्रंट पे सर आपने गिने 14 थे। हाँ 14 थे ना, लेकिन वो गिने मैंने 14 थे, 14 ही होने, ये लास्ट वाला जो है वो करंट डेट टाइम इसमें स्टोर होना है, डेट टाइम के नाम का। और ये हमने यूज़र से नहीं लेना, ये जैसे ही रिकॉर्ड इसमें एंटर होगा ऑटोमेटिकली टाइम ये इसमें आ जाएगा। वो कैसे आएगा, उसके लिए टाइम स्पेन की ये डाटा टाइप इसकी होती है, सेट ही हम उसे करेंगे। ये हमें यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इसमें डेट आ जाएगी, वही टाइम भी, सेकंड्स भी, सारा कुछ। अब पूरी होगी कॉलम्स। और अगर हमने कोई नई कॉलम और ऐड करनी हो, अगर ये कम पड़ जाए तो यहाँ से हम जितनी और ऐड करनी है वो लिख के गो करते हैं, नीचे और ऐड हो जाती हैं। अभी सारी पूरी होगी, हम यहाँ सेव के बटन पे जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल के अंदर ही सारी की सारी जो कॉलम्स है वो यहाँ शो हो रही हैं। हमें डोनर आईडी पहली है, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, और ये 14 पूरी हो गई हैं। और ये उसी तरह जिस तरह मैनुअल अगर हम रजिस्टर के ऊपर लिखते हैं हम ये सारा रिकॉर्ड बनाने के लिए, एंटर करने के लिए, उसी तरह हमने ये डेटाबेस के अंदर भी वही टेबल उसी तरह से बनाया है। सर ये सेव कहाँ पे हुआ होगा? सेव ये एग्जाम के अंदर इसी में हो गया सेव। ये हमारी डेटाबेस है ब्लड के नाम से, और उसके अंदर ये टेबल रजिस्ट्रेशंस के नाम का इसमें सेव हो गया। सर कंप्यूटर में सेव होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में या क्लाउड ऑनलाइन? ये तो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होगा ना। अभी तो जब ऑनलाइन रखेंगे तो ऑनलाइन सेव होगा। जब हम इस वेबसाइट को ऑनलाइन कर देंगे ना ऑनलाइन सर्वर पे, तो फिर तो ये ऑनलाइन ही स्टोर होना है। अभी लोकल हो से लोकल सर्वर पे स्टोर हो रहा है। अब ये पहले से एक बना हुआ है, यहाँ पे देखो ब्लड बैंक के नाम से, ये देखो इसमें रजिस्ट्रेशन है। तो ये देखो ये इसमें रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। सर ब्लर है। ब्लर है, अभी ठीक हो तो मुझे बताना। लैंडलाइन लिखा था, ये मैंने लैंडलाइन लिखा, मोबाइल लिखा है, मोबाइल लिखा, मोबाइल है। ठीक हुई कि नहीं? हो ओके गई सर। अब ये देखो जैसे ये वही टेबल है जो मैंने ये जो प्रोजेक्ट पहले चल रहा है ना उसका टेबल दिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर देखो फर्स्ट नेम है, इसमें ये रिकॉर्ड आ रहा है, समझ लग रही है? जैसे मैनुअल यहाँ पे बनाया था उसी तरह हेडिंग्स आ रही हैं इसकी। फिर फेड हो गई है। शो नहीं हो रहा फिर सर। अच्छा अब ये देखो कि जैसे रिकॉर्ड हमने रजिस्टर पे आगे जब हमने लिखना था, हमने कॉलम्स बनानी थी, ड्रा करनी थी सारी लाइंस वगैरह इस तरह से, तो तब उसी तरह से ये नज़र आ रहा है कि नहीं व्यू इसका। पहली कॉलम जो है आईडी की है, इसमें आईडी यानी उसके सीरियल नंबर आ रहे हैं। दूसरी फर्स्ट नेम की, उसमें जितने भी फर्स्ट नेम है सिर्फ फर्स्ट नेम ही नज़र आ रहे हैं हमें। लास्ट नेम में सिर्फ लास्ट नेम ही नज़र आ रहे हैं। ईमेल में ईमेल ही सबकी नज़र आ रही है। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है। पासवर्ड में सबके पासवर्ड, जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ लग रही समझ आप? वही तरीका है इसी तरह हम कॉपी पे जब हम बनाते हैं या रजिस्टर पे जब हम लिखते हैं खाते वगैरह जब बनाते हैं, तो हमारा भी ये मकसद होता है कि हम इसी तरह रोज़ बनाते हैं कि हम उसी रो के अंदर वही डाटा रिलेटेड डाटा ही डालेंगे।
ये भी इसी तरह ही है। अब इसमें जैसे जैसे रिकॉर्ड आता जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका ये जो टेबल की जो हाइट इंक्रीज़ होती रहती है और ये सीरियल नंबर खुद ही उसे मिल जाता है। और इनके फॉर्मेट हम सेट भी कर सकते हैं कि ये सीरियल नंबर मतलब आईडीज़ जो हैं वो किस तरह से इंक्रीमेंट हों, उसमें 1 डिजिट ऐड हो, 2 डिजिट ऐड हो, कितने हों, किस तरह की मतलब कि सीरीज़ जनरेट होनी चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड इसी तरह 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जितना रिकॉर्ड आता रहा उतनी होती जाती है। अभी 7 8 9 इस वजह से आ रही है कि इसमें से कुछ रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, इस वजह से दोबारा 1 2 3 नहीं आएंगी, इस वजह से कि ताकि पता लग सके कि इसमें जो शुरू वाली सीरीज़ हैं वो डिलीट हो गई हैं। 7 8 9 आ रहा है, इसका मतलब शुरू वाली सीरीज़ के नंबर डिलीट हो चुके हैं। इसमें रिकॉर्ड आया था, आने के बाद डिलीट हो गया हुआ है। अभी टेबल की लगे समझ? जी जी सर, ये अहमद कह रहा है कि अगर हमने डेटाबेस में जो करैक्टर है फर्स्ट नेम के वो 20 फिक्स लिए हुए हैं और अगर हम 2 करैक्टर यूज करते हैं तो अरे तो पूरी 20 की यूज हो जाएगी ना? हाँ वो तो यूज़ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन जो है इतना अब इतनी ज़्यादा, वो तो पहले हुआ करता था कि पीसी जो होते थे बहुत स्लो होते थे, अब तो पीसी इतने फास्ट हैं और हमारे पास स्पेसेस भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, अब हार्ड ड्राइव्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ बाइट्स का जो डाटा होता है कुछ केबीज का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पर हमें पता हो ना कि प्रिसाइज कि हाँ भाई वाकई ही इतने करैक्टर्स यूज़ होंगे, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, हम फिर वहाँ पे फिक्स साइज़ रख लेते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर हमें पता हो कि यही ना पता हो कि कितना साइज़ होना है, कल को किसी का नाम जो ज़रा लंबा आ रहा है, चलो नाम में तो फिर भी इतना मसला नहीं आता, जिसका नाम के एक आधा करैक्टर रह जाएगा कोई इतना इशू नहीं होगा। लेकिन कई जगह कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी ज़रूरत होती है कि सारी उसमें स्टोर हो, और हमने वहाँ पे फिक्स कर दिया उस साइज़, और उस टाइम हमें बनाते हुए सॉफ्टवेयर यानी कि जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे तब हमें नहीं पता था, तो कल को जो इशू क्या आने लग जाता है, डाटा ऐड होता है लेकिन यहाँ पे कट हो के इसमें ऐड होता है, क्योंकि इसमें जब साइज़ अलाउ ही नहीं है ज़्यादा करैक्टर्स का, उसमें ऐड हो नहीं सकते हैं। तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेंगे तो इसको कोई इशू नहीं होगा, ये होगा कि चलो डाटा पूरा तो आ सकेगा ना, इतनी हमने गुंजाइश रखनी होती कि इससे ज़्यादा भी करैक्टर्स आ सकें। आप लोग ने पढ़ी नहीं अभी सब्जेक्ट पढ़ा ये डीबी का? सर मैंने पढ़ा है, अहमद ने नहीं पढ़ा। चलो अब ये भी साथ साथ इसीलिए तो मैंने समझाया उसी तरह कि मैनुअल तरीके में कैसे होता है, और यहाँ पे हमने क्या किया है वही चीज़ ही की है कि हमने उस तरह मैनुअल लिखते तो किस तरह लिखना था, हमने यहाँ इसमें डीबी में जाके टेबल क्रिएट कर लिया, वही रिकॉर्ड इसमें सेव हो रहा है। डाटाबेस यूज़ भी इसीलिए होते हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ही, रिकॉर्ड ही इसमें सेव होता है। अब हमने यहाँ से फॉर्म फिल होते थे लेकिन सेव ही कहीं नहीं हो रहे थे, अब हमने इसके पीछे डीबी बना दी, तो क्या होगा, हम जब इस पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म से डाटा इसके अंदर चला जाया करेगा। लेकिन यहाँ पर डेटाबेस बन गई है। अब नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इससे डाटा लेकर उसमें स्टोर कैसे होना है, वो होना है PHP के थ्रू, यानी PHP के थ्रू हम क्यूरी लिखेंगे, ये इससे डाटा कलेक्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे, फिर हम इसके अंदर क्यूरी लिखेंगे, इंसर्ट की क्यूरी, जिससे हम बताएंगे कि इंसर्ट करो जाके इस टेबल के अंदर डाटा, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे ना इसके पीछे सारे, तुम ये इन फॉर्म से डाटा लो, लेने के बाद तुम ये कॉलम्स हैं इनमें वैल्यूज़ जो हैं इस जगह पे इंसर्ट करो, फिर ये इसमें स्टोर होगा। और वो हमने नया काम नेक्स्ट लेक्चर में करना है। आज क्या करना है? ठहरो एक मिनट, जोनी है, स्क्रीन ठीक नज़र आ रही है ना? जी जी सर ठीक है। सबसे पहले जो क्यूरी हमने यूज़ करनी है इसके पीछे, वो हमने करनी इंसर्ट की क्यूरी। PHP के थ्रू तो हम डाटा ये PHP के थ्रू हम ये वेरिएबल्स वगैरह पोस्ट करवाएंगे, लेकिन इसमें एक और लैंग्वेज भी साथ यूज़ हो रही है जो कि C# में भी सब में यूज़ होती है, उसे SQL बोलते हैं, जिसमें MySQL नाम है ना इसका। SQL का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसमें क्यूरीज वगैरह लिखते हैं। और ये
तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर ये मिलती जुलती होती हैं। ये क्यूरीज जो हैं ये अगर अच्छी तरह से यहाँ की 4 बेसिक क्यूरीज होती हैं जो कि अगर आप लोगों को आ जाएँ तो पूरी एक एप्लीकेशन बना सकते हो आप, जिसमें डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और शो हो सकता है। पहली क्यूरी जो यूज़ होनी है इसमें वो ये टेबल्स, मतलब फॉर्म से डाटा लेके टेबल में डालने के लिए वो होनी इंसर्ट की क्यूरी। और उसका सिंटैक्स ये है कि पहले हम लिखते हैं इंसर्ट, उसके बाद बताते हैं किस में, इनटू, यानी कि इंसर्ट इनटू उस टेबल का नाम। जैसे हमारे इस टेबल का क्या नाम था, रजिस्ट्रेशंस, ये नाम था रजिस्ट्रेशंस। हम फिर बताएंगे इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशंस, उसके बाद हम कॉलम्स के नेम बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास कितनी कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, हमें सब कॉलम्स के नाम बताने हैं। यहाँ पे आईडी नहीं बतानी, आईडी इसमें ऑटोमेटिकली, और कॉमा लगाते जाना है। एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए कि जो हमने नाम उसमें रखा है। पासवर्ड के लिए पासवर्ड की आ रही है, यार लैपटॉप तो स्टोर तो है यार। ठीक है। उसके बाद फिर कॉलम्स के नाम बताने के बाद हमें नेक्स्ट होता है वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ हमने इसमें डालनी है इन कॉलम्स में। मैं यहाँ पूरी की पूरी कॉलम्स के नाम नहीं लिखे क्योंकि एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ। हाँ चलो मैं थोड़ा सा फर्क कर लूँ। जो आपने फॉर्म बनाया उसके अच्छा अब आ रही है बात ठीक। नहीं भाई ये नेक्स्ट जो काम करना है ना, चलो कोई नहीं, आज थोड़ा सा गुजारा कर लो। स्पेस ना दे मेरे भाई। अच्छा, फर्स्ट नेम की कॉलम जो है सबसे पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे है ना, तो हमने क्या करना है, वैल्यू भी फर्स्ट पोजीशन पे ही होनी चाहिए हमारी। जैसे ये है तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट नेम हम क्या लिखना चाह रहे हैं, अली अगर फर्स्ट नेम है, ठीक है। लास्ट नेम उसका जो है वो भी उसी पोजीशन पे होना चाहिए जिस पोजीशन पे ये है, ठीक है। फिर कॉमा, नेक्स्ट ईमेल थर्ड पोजीशन पे है तो यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पे ही ईमेल होनी चाहिए। कुछ भी ईमेल यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है फोर्थ पोजीशन पे। इस चीज़ का वो ख्याल रखना होता है कि जिस पोजीशन पे, अगर फर्स्ट पोजीशन पे कॉलम का नेम फर्स्ट नेम वाली है तो फर्स्ट नेम वाली जो वैल्यू है वो भी पहली पोजीशन पे होनी चाहिए, वरना क्या होगा, आगे पीछे हो जाएंगी तो वैल्यूज़ भी गलत चली जाएंगी इसमें। तो हमने इसी तरह से उनके नाम देने हैं। ये देखो मैंने क्यूरी लिखी इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। टेबल का नाम इंसर्ट करना, हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इंसर्ट करो रजिस्ट्रेशन के टेबल के अंदर, और ये कॉलम्स के नाम उसे हमने बता दिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड। अभी 4 कॉलम्स के नाम बताए और उस वैल्यूज़ आगे उसको बता दिए कि अब वैल्यूज़ आने लगी हैं। और वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, पहली कॉलम के फर्स्ट नेम पोजीशन पे फर्स्ट कॉलम है तो हमने फर्स्ट नेम में अली डाल दिया। इसी तरह अहमद, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना है जो भी डालेंगे, पासवर्ड में जो पासवर्ड रखेंगे इसका वो डालेंगे, ठीक है। इसी की समझ लगी है अब। और इसी तरह ये क्यूरी जो है, आप बेशक जावा में काम कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, ये क्यूरी का सिंटैक्स ऐसा ही होता है। इंसर्ट इसी तरह से डाटा होता है डाटाबेसिस के अंदर, इसलिए ये अच्छी तरह से समझ लोगे या अगर तो काफ़ी रहेगा अच्छा आप लोगों के लिए भी, आगे भी काम आएंगी। अब ये यहाँ पर ये देखो क्यूरी लिखी भी हुई है, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशंस, ये सारे कॉलम्स के नाम आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं।
और ये आगे वैल्यूज़ आ गया। वैल्यूज़ के अंदर हमने से डिफरेंस ये है कि हमने वहाँ पर खुद से वैल्यूज़ लिखी है, लेकिन हमने वैल्यूज़ नहीं लिखी, फिर हमने वेरिएबल्स देने हैं। यानी फर्स्ट नेम के वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे देंगे, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। वेरिएबल्स का तो पता है। जी और वेरिएबल्स कहाँ से आ रहे हैं, वो यहाँ से हमें वैल्यूज़ आ रही, पोस्ट होकर आ रही हैं। यानी फॉर्म पोस्ट होता है, उस पोस्ट होने के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं वो हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। ये हम नेक्स्ट में पूरी डिटेल में करेंगे कि पोस्ट और गेट के ऊपर ही सिर्फ कि किस तरह से इस सेट क्या कर रहा है, पोस्ट गेट क्या हो रही है, वैल्यूज़ किस तरह से हम इनको ले रहे हैं। फिर क्यूरी फंक्शन ये क्या कैसे कि माइस्क्यूएल क्यूरी के ये मेथड है कैसे काम करता है। ये फॉर्म है, वही फॉर्म जो वहाँ हमने बनाया था फॉर्म, ये वही फॉर्म है। और हमने ये जब फॉर्म क्रिएट किया था, यहाँ पर फॉर्म, तो हमने यहाँ पे नेम रखे थे ना इसके स्टेशन, यहाँ पर हमने इसके नेम्स रखे थे। जैसा इनपुट की फील्ड के अंदर जो नेम वाली कॉलम, ये जो नेम वाला एट्रीब्यूट है, ये देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। तो उस टाइम हमने यही कहा था कि हमने ये नाम लाजमी रखने हैं क्योंकि हमने इन्हीं के थ्रू डाटा जो है गेट करना है। अब ये देखो यहाँ पर अगर हम चले जाएं इस पेज के ऊपर, तो ये देखो पोस्ट हो रहा है ना, फर्स्ट नेम यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है, ईमेल लिखा है, सी पासवर्ड और ये DOB। ये वही नेम्स हैं जो हमने यहाँ पर दिए हैं, उन्हीं का रेफरेंस हम देते हैं तो ही डाटा हमें इन वेरिएबल्स के अंदर आके मिलता है जब फॉर्म पोस्ट होता है। अगर हम वो नाम ना रखते तो फिर हम डाटा नहीं गेट कर सकते थे इस फॉर्म से। ठीक है, अब नेक्स्ट एक काम और हमने करना है जो कि आप लोगों को भी फील हुआ होगा कि हम जब ये पेज क्रिएट करते हैं, ये हमने पेज क्रिएट किया था, हमने रजिस्ट्रेशन का पेज क्रिएट किया था, है ना। तो ये पर हेडर जो था आप लोगों ने इंडेक्स का पेज, होम पेज बनाया था, उसमें तो हमने बनाया ही था। जो बाकी पेजेस बनाए हैं उसमें क्या किया, कॉपी पेस्ट किया ना। तो अगर हम आप जितने पेजेस बनाए हर दफ़ा कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो काम जो है वो इतना मज़े का नहीं रहता, क्योंकि हर पेज के ऊपर ये चीज़ रिपीट हो रही है। एक ही जैसा है ना, होम पे भी यही हेडर ऐसा ही है, इस पेज पे भी हमारी नेविगेशन सेम है, नेविगेशन आ रही, सेम फुटर आ रहा है, तो हम बार बार क्यों पेस्ट कर रहे हैं इस कोड को। अब हमने क्या करना है, हमने इसको इंक्लूड करवाना है, वही यानी एक जगह बना के रख देना है और हर पेज के और इसको कॉल करना है, सिर्फ वहीं के उसी के थ्रू ये डिस्प्ले होगा, ताकि हमें किसी एक जगह पे चेंजिंग करनी पड़े तो हमें ये ना हो कि हमें हर पेज पे जाके हम उसको चेंज करेंगे तो चेंज होगा। सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये तो अभी चल रहा है, यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर बना के यहाँ पर रखा हुआ है ना, क्योंकि अब हम इसको सर्वर पर चलाना है, लोकल होस्ट सर्वर जो हमारा है, तो हमने उसी की ड्राइव में जाके इसको रखना है और वो हमारी ड्राइव यहाँ पर होगी। C ड्राइव में जाओगे, XAMPP के नाम का ये फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, उसमें चला जाओ, उसमें htdocs का फ़ोल्डर होता है, उसमें ये हमने यहाँ फ़ोल्डर क्रिएट करना है अपना, यहाँ पहले से काफ़ी बने हुए हैं, BLODD, ठीक है, क्योंकि पहले से इस नाम का एक और भी फ़ोल्डर पड़ा है, हमने ये नाम इसका रखा। इस फ़ोल्डर के अंदर अब हमने कुछ फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं जैसे हमने वहाँ पर किए हुए हैं। सबसे एक तो इमेज और CSS तो एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। एक फ़ोल्डर हमने खुद बनाना है, वो होगा इंक्लूड का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी नेविगेशन है और हमारा फुटर है, हम इसको अलग उठाकर इस फोल्डर के अंदर रख लेंगे, बाकी पेजेस जो हमारे यहाँ पर होंगे। अब पहला पेज हम पहले क्रिएट करते हैं, ये इंडेक्स के यहाँ पर इंडेक्स का जो हमारा पेज है, इसी तरह हमने वहाँ पर इंडेक्स का पेज क्रिएट करना है, लेकिन अब इस बार हमारी जो एक्सटेंशन है वो HTML नहीं होगी। लेकिन इस टाइम हमने जब इंडेक्स का पेज क्रिएट करना है तो हमने उसमें हेडर फुटर्स नहीं रखने। यहाँ पे ये देखो, हमने सिर्फ इतना एरिया कॉपी करना है जो कंटेंट एरिया वाला है, इतना।